हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड in its oxide or fluoride only. Second part, why is the first ionization enthalpy of 5D elements higher than those of 3D and 4D elements? Part 3, KMnO4 is deep purple in color. And part B, write balanced chemical equations, and equations are given. The key concept for this question is transition elements and their properties. इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज की बात की गई है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल. तो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि जो मेटल है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या तो उसके ऑक्साइड में एग्जिस्ट करती है या फ्लोराइड में. ऐसा क्यों है? तो अगर हम बात करें ऑक्साइड एंड फ्लोराइड की, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन and fluorine, and due to their small size, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से और दूसरा रीजन है कि इनका साइज है वो स्मॉल है. they oxidize the metal to a greater extent. तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर एंड स्मॉल साइज की वजह से ये मेटल को ज़्यादा एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज कर पाती हैं. देयरफॉर यही रीज़न है हमारे पास मेटल्स एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट in oxides and fluorides. तो इसकी वजह से जो मेटल है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड में एग्जिस्ट करती है. तो दो रीजन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, एक उनका स्मॉल साइज. सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D एलिमेंट्स हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट्स. अगर हम बात करते हैं 5D एलिमेंट्स की, तो 5D एलिमेंट्स में हमारे पास 4f सबशेल प्रेजेंट होता है. अब 4f सबशेल की हमें क्या जरूरत पड़ गई? उसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पहले बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें शील्डिंग इफेक्ट की, तो जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर शील्डेड बाय sp-df ऑर्बिटल्स. जो इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस है उनको sp-d और f ऑर्बिटल क्या करते हैं? शील्ड कर लेते हैं. एंड देयरफॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स does not feel attracted towards nucleus. तो अगर न्यूक्लियस शील्ड हो गया तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली क्या है? अट्रैक्ट नहीं कर पाता. देयरफॉर उनको लूज करना इजी हो जाता है. देयरफॉर डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी अकर्स.
तो इनकी वजह से आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, शील्डिंग इफेक्ट की, तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का बिल्कुल कम हो जाता है और एफ का तो ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो एफ सबशेल है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है। तो अगर एफ है वो इनर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, और अगर आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रीजन आएगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, poor shielding effect of f orbitals, the outer electrons are strongly attracted towards the nucleus। तो अगर न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो उनको लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हेंस इंक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अकर्स। लेकिन अगर हम बात करें 3D एंड 4D एलिमेंट्स की, तो उनमें एफ शेल प्रेजेंट नहीं होता, एफ सब शेल उनमें प्रेजेंट नहीं होता, तो इनमें क्या होता है, डी सब शेल। अब डी का इफेक्ट एफ से ज्यादा है, तो इसकी वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूक्लियस है उसको शील्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से 3D एंड 4D की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होती है, कम होती है। सो यही रीजन है हमारे पास कि एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, जो हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी 5D एलिमेंट्स हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3D एंड 4D एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, KMnO4 इज डीप पर्पल इन कलर। सो हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस करना है, पोटाशियम पर मैग्नेट है वो पर्पल कलर का होता है, इसका रीजन क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैंगनीज की, तो मैंगनीज यहाँ पे अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स इसके आउटर शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसका आउटर शेल क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 7 के साथ इसने लूज किए हुए हैं, तो इसका आउटर शेल एम्प्टी है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसका रीजन क्या है कि KMnO4 पर्पल कलर का है, इसका रीजन है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब होता क्या है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में, जो मैंगनीज एंड ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज के जो एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन इज इक्विवेलेंट टू द येलो कलर। तो ये एनर्जी जो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए चाहिए होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, येलो कलर की वेवलेंथ के। अगर ये येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कौन सा कलर करेगा, इट्स का कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? पर्पल। सो क्योंकि मैंगनीज एंड ऑक्सीजन के हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसको येलो कलर की इक्विवेलेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जब डी एक्साइट होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट करता है पर्पल, जिसकी वजह से पोटेशियम पर मैंगनेट पर्पल कलर का होता है। लास्ट पार्ट में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है बी पार्ट में वो क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव। बैलेंस लिखने के लिए पहले कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव के आगे 14 आएगा, F2 पॉजिटिव 6 रिलीज होंगे, F3 पॉजिटिव भी फिर 6 होंगे, क्रोमियम 2 है और वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद सेकंड है हमारे पास MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, इसको कंप्लीट लिखेंगे तो हमारे पास Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 16 H पॉजिटिव 5 ऑक्सीलेटो आइंस 2 Mn2 पॉजिटिव 10 CO2 8 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।